नमस्ते सर। आज की क्लास के लिए मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया अंजलि। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि 1951 से 2017 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए और ये यात्रा योजना आयोग से शुरू होकर नीति आयोग पर कैसे कैसे खत्म हुई। ये तो सुनने में काफी रोचक लग रहा है सर। हाँ, और इसे आसानी से समझने के लिए हम एक-एक करके स्लाइड्स को देखेंगे। तो चलो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जी सर। तो अंजलि, ये रही हमारी पहली स्लाइड। देखो, इस स्लाइड के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू का चित्र है और चारों तरफ ये जो तीर हैं, ये उद्योग, शिक्षा, कृषि और अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। नीचे समय सीमा दी गई है 1951 से 2017 तक। मतलब ये स्लाइड हमें इस पूरे सफर का एक ओवरव्यू देती है। इसका मतलब है कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारत के इन्हीं प्रमुख क्षेत्रों का विकास करना था। एग्जैक्टली यह नेहरू जी के विजन को दिखाता है कि कैसे एक प्लान के तहत देश को आगे बढ़ाया जाए। सर एक सवाल है, इसमें नेहरू जी का ही चित्र क्यों है? क्या इन योजनाओं की शुरुआत उन्होंने ही की थी? बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते योजना आयोग की स्थापना और पहली पंचवर्षीय योजना को लागू करने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए उन्हें इस यात्रा का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, समझ रही। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इस योजना की नींव, मतलब इसकी नींव कैसे रखी गई। जी। यहां देखो, एक तरफ एम विश्वेश्वरैया का चित्र है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा गया है। दूसरी तरफ सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर का नक्शा है, जिससे पता चलता है कि ये विचार वहां से प्रेरित था। और नीचे दो संस्थाओं के बारे में जानकारी है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो सर इन योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ी? देखो अंजलि, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज़ादी के बाद भारत के पास संसाधन बहुत सीमित थे और उनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था। और इसका आइडिया, जैसा मैंने कहा, 1928 में जोसेफ स्टालिन के सोवियत संघ मॉडल से लिया गया। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, जिसका काम था योजना बनाना, और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। और ये एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद? हाँ, फिर 1952 में एनडीसी बनी, जिसमें प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री शामिल होते थे, और इसका काम योजना को, आप कह सकते हैं, फाइनल अप्रूवल देना था। सर योजना आयोग और एनडीसी में मुख्य अंतर क्या था? अगर योजना आयोग प्लान बनाता था तो फिर एनडीसी की क्या जरूरत थी? देखो, अच्छा सवाल है। योजना आयोग एक केंद्रीय संस्था थी, सेंट्रलाइज्ड, लेकिन भारत एक संघीय देश है ना, जहां राज्यों की भी अपनी भूमिका है। इसलिए एनडीसी बनाई गई ताकि राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकें और योजना पर सबकी सहमति हो। सर यहाँ नीचे क्विज बॉक्स है जिसमें पूछा गया है कि भारत में आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही पकड़ा अंजलि। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब स्लाइड पर ही दिया गया है, एम विश्वेश्वरैया। हाँ, इसे हमेशा याद रखना। जी सर। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की ओर। ठीक है सर। इस स्लाइड को ध्यान से देखो अंजलि। यहाँ एक बड़ा सा बांध दिखाया गया है, जैसे भाखड़ा नांगल, और साथ में गेहूं की बालियां हैं, जो कृषि को दर्शाती हैं। बिल्कुल। और दाईं ओर एक बार ग्राफ है, जो लक्ष्य मतलब टारगेट और प्राप्ति मतलब जो अचीव किया उसकी तुलना कर रहा है। तो ये पहली योजना 1951 से 56 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई पर था, क्योंकि उस समय देश में अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी। इसी दौरान भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसे बड़े बांध बने, जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। और इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और यूजीसी की स्थापना का भी जिक्र है। हाँ, वो भी इसी दौरान हुआ था। सर ये हेराल्ड डोमर मॉडल क्या होता है? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सरल शब्दों में अंजलि, ये एक आर्थिक मॉडल है जो कहता है कि किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ दो चीजों पर निर्भर करती है। एक, कितना पैसा बचाया और निवेश किया जा रहा है, और दूसरा, उस निवेश से कितना उत्पादन हो रहा है। पहली योजना में इसी मॉडल का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, मतलब ज्यादा निवेश तो ज्यादा ग्रोथ? एक तरह से हाँ। सर ये ग्राफ तो दिखा रहा है कि लक्ष्य 2.1% था, लेकिन हासिल 3.6% हुआ। मतलब ये योजना तो सफल रही। ये फैक्ट तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। शाबाश अंजलि, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट नोट किया है। पहली योजना अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफल रही थी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जी। चलो अब देखते हैं कि पहली योजना की सफलता के बाद दूसरी योजना में क्या हुआ।
अगली स्लाइड देखो। ओके। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और एक बड़े गेर का चित्र है जिस पर भारी उद्योग लिखा है, और दाईं ओर भारत के नक्शे पर दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट की लोकेशन दिखाई गई है। मतलब अब फोकस बदल गया। हाँ, ये दूसरी योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कृषि के बाद अब फोकस भारी उद्योगों पर शिफ्ट हो गया है। इसी दौरान भिलाई, जो यूएसएसआर की मदद से बना, दुर्गापुर यूके की मदद से और राउरकेला जर्मनी की मदद से ये स्टील प्लांट लगाए गए, और एलआईसी और परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे संस्थानों की स्थापना भी इसी योजना में हुई। सर एक मिनट, पहली योजना में कृषि पर ध्यान था और दूसरी में सीधे भारी उद्योगों पर। ऐसा क्यों? क्या कृषि को मतलब नजरअंदाज कर दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अंजलि। विचार ये था कि अगर देश में उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। कृषि को नजरअंदाज तो नहीं किया गया, लेकिन प्राथमिकता बदल दी गई, और यही आगे चलकर एक बड़ी बहस का विषय भी बना। अच्छा सर, इसमें लक्ष्य 4.5% था और प्राप्ति 4.2% हुई। ये तो लगभग लक्ष्य के करीब ही था। क्या हमें इन स्टील प्लांट्स के सहयोगी देशों के नाम भी याद रखने होंगे? हाँ अंजलि, ये बहुत जरूरी है। मैच द कॉलम जैसे सवालों में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए भिलाई यूएसएसआर, दुर्गापुर यूके और राउरकेला जर्मनी, ये तीनों कॉम्बिनेशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं नोट कर लेती हूँ। अब हम उस योजना पर आते हैं अंजलि, जिसे भारतीय योजना के इतिहास में एक बड़ा झटका माना जाता है। अगली स्लाइड जी। देखो, इस स्लाइड के बीच में एक त्रिभुज है जिसके अंदर लिखा है सबसे विफल योजना। त्रिभुज के तीनों कोनों पर असफलता के कारण दिखाए गए हैं। 2 बंदूकें जो युद्ध दिखा रही हैं, एक मुरझाया हुआ पौधा जो सूखे का प्रतीक है, और नीचे एक गिरता हुआ ग्राफ। मतलब ये योजना सफल नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ये तीसरी योजना 1961 से 66 सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता। लेकिन ये सबसे विफल योजना साबित हुई। इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, 1962 का भारत चीन युद्ध, दूसरा 1965 का भारत पाक युद्ध, और तीसरा 1965-66 का भयंकर सूखा। इन सब का नतीजा ये हुआ कि 1966 में हमें रुपए का अवमूल्यन मतलब डीवैल्यूएशन करना पड़ा। सर, रुपए का अवमूल्यन का क्या मतलब होता है और सरकार ऐसा करती क्यों है? जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्राओं जैसे डॉलर की तुलना में जानबूझकर कम कर देता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। ऐसा आमतौर पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए किया जाता है। उस समय भारत की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हो सर, इसका ग्राफ तो बहुत कुछ कहता है। लक्ष्य 5.6% था और वास्तविक प्राप्ति सिर्फ 2.8% हुई, मतलब आधे से भी कम। ये सवाल तो सीधे सीधे आ सकता है कि कौन सी योजना सबसे विफल मानी जाती है? बिल्कुल अंजलि, सबसे विफल योजना और उसके कारण, यानी 2 युद्ध और सूखा, ये परीक्षा का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है। इसे जरूर याद रखना। जी सर। तीसरी योजना की विफलता के बाद सरकार ने एक तरह से एक ब्रेक लिया। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं कि इस ब्रेक में क्या हुआ। ठीक है। यहाँ एक कैलेंडर दिखाया गया है जिसमें 1966, 1967 और 1968 के पन्ने उड़ रहे हैं। ये 3 एनुअल प्लान्स को दर्शाते हैं, और इसके नीचे हरित क्रांति का जिक्र है जिसमें एक पौधा, HVV बीजों की बोरी और 2 महत्वपूर्ण नाम हैं। तो मतलब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी? नहीं, तीसरी योजना की विफलता के कारण 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय परियोजना नहीं बनी। इसकी जगह 3 एक-एक साल की योजनाएं बनाई गईं। इसी अवधि को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। इस दौरान सबसे बड़ी घटना थी हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका उद्देश्य HVV बीजों का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। सर, स्लाइड पर 2 नाम हैं, नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन। इन दोनों का हरित क्रांति में क्या योगदान था? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है अंजलि। उन्होंने ये HYV बीज विकसित किए थे, और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इन बीजों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया और इसे भारत में सफलतापूर्वक लागू किया। सर, प्लान हॉलिडे की अवधि मतलब 1966 से 69 और भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। एकदम सही अंजलि, ये दोनों ही सीधे प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं।
इन्हें नोट कर लो। जी सर। योजना अवकाश के बाद योजनाएं फिर से पटरी पर लौटी। अगली स्लाइड में चौथी और पांचवी योजनाओं को एक साथ देखते हैं। ओके। इस स्लाइड को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर वाले हिस्से में एक बैंक की इमारत है और 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड लिखा है, और नीचे वाले हिस्से में एक तराजू है और गरीबी हटाओ का नारा प्रमुखता से दिखाया गया है। तो ये 2 अलग-अलग योजनाएं हैं। हाँ, चौथी योजना 1969 से 74 गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी। इस दौरान 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1971 में भारत-पाक युद्ध भी हुआ। पांचवी योजना 1974 से 78 डीपी धर मॉडल पर थी और इसका सबसे प्रसिद्ध नारा था गरीबी हटाओ। सर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का क्या मतलब था? सरकार ने ऐसा क्यों किया? राष्ट्रीयकरण का मतलब है जब सरकार किसी निजी संपत्ति या उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लेती है। उस समय ये बैंक निजी हाथों में थे और सरकार का मानना था कि बैंकिंग सेवाओं को देश के हर कोने, खासकर गांव और गरीबों तक पहुंचाने के लिए उनका सरकारी नियंत्रण में होना जरूरी है। अच्छा सर, स्लाइड में लिखा है कि 5वीं योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया, यानी 1 साल पहले। ये तो बहुत खास बात है। हाँ अंजलि, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1977 में केंद्र में सरकार बदल गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इस योजना को समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है सर। अब देखते हैं कि जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना को खत्म करके क्या किया। अगली स्लाइड पर चलो अंजलि। जी। यहाँ एक घूमता हुआ पहिया है जो रोलिंग प्लान को दर्शा रहा है। दूसरी तरफ एक घर का चित्र है जिससे रुपए का चिन्ह निकल रहा है और ये 6th प्लान से जुड़ा है। 5वीं योजना को खत्म करके जनता पार्टी सरकार ने 1978 से 80 के लिए रोलिंग प्लान शुरू किया। इसका कॉन्सेप्ट गुन्नार मेयरदाल ने दिया था, लेकिन 1980 में सरकार फिर बदल गई और कांग्रेस ने वापस आकर छठी योजना 1980 से 85 तक शुरू की। इसी योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। सर, ये रोलिंग प्लान क्या होता है? ये पंचवर्षीय योजना से कैसे अलग है? रोलिंग प्लान में अंजलि, हर साल योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के आधार पर अगले साल के लिए नए लक्ष्य तय किए जाते हैं। ये पंचवर्षीय योजना की तरह 5 साल के लिए फिक्स नहीं होता, बल्कि हर साल आगे रोल होता रहता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा सर, नाबार्ड की स्थापना 1982 और रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गुन्नार मेयरदाल। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल अंजलि, विशेष रूप से नाबार्ड की स्थापना का वर्ष और उसका पूरा नाम, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अक्सर पूछा जाता है। बहुत अच्छे। जी सर। अब 7वीं योजना पर आते हैं, जिसके अंत में भारत एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया था। देखो अगली स्लाइड। ओके। स्लाइड में बाईं ओर रोटी, हथौड़ा और फैक्ट्री के चित्र हैं। ये फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी को दिखाते हैं। दाईं ओर सिक्कों के ढेर पर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह है जो आर्थिक संकट को दर्शा रहा है। तो इस योजना का नारा था रोजी रोटी उत्पादकता। हाँ, 7वीं योजना 1985 से 90 का मुख्य नारा यही था। इसी दौरान 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई, लेकिन 1990-92 के बीच भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक बड़ा आर्थिक संकट आया। विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फॉरेक्स क्राइसिस, लगभग खत्म हो गया और भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। इस वजह से 1990-92 के बीच फिर से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। सर, सोना गिरवी रखने की नौबत क्यों आ गई थी? क्या हालत इतनी ज्यादा खराब थी? हाँ अंजलि, हालत बहुत गंभीर थी। हमारे पास विदेशों से जरूरी सामान जैसे पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर ही नहीं बचे थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए गारंटी के तौर पर देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर था। सर, तो जवाहर रोजगार योजना का साल 1989 और 1990-92 के आर्थिक संकट का कारण ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सही कहा अंजलि। खासकर 1990-92 के गैप का कारण, मतलब आर्थिक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा संकट, ये समझना बहुत जरूरी है। जी। उस बड़े संकट के बाद भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो हमें अगली स्लाइड में दिखेगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का टर्निंग पॉइंट था। ओके। यहाँ 3 जुड़े हुए गोले हैं जिन पर L, P और G लिखा है। L से खुला ताला, मतलब लिबरलाइजेशन, P से हाथ मिलाना यानी प्राइवेटाइजेशन, और G से ग्लोब, मतलब ग्लोबलाइजेशन। और नीचे एक रॉकेट है जो ऊपर की ओर जा रहा है, जो हाई ग्रोथ को दर्शा रहा है। तो ये 8वीं योजना थी? हाँ, ये 8वीं योजना 1992-97 थी, जिसे राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। इस संकट से निकलने के लिए भारत ने LPG सुधारों को अपनाया।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके कारण अर्थव्यवस्था खुली और 6.5% की उच्च विकास दर हासिल हुई। 1995 में भारत WTO का सदस्य भी बना। सर, एलपीजी का मतलब थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर अंजलि। उदारीकरण मतलब व्यापार पर सरकारी नियंत्रण और नियमों को कम करना। निजीकरण मतलब सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचना। और वैश्वीकरण मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो सर, टर्निंग पॉइंट किस योजना को कहा जाता है? इसका जवाब 8वीं योजना होगा। और एलपीजी सुधारों की शुरुआत और राव मनमोहन मॉडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया अंजलि। तुमने इस स्लाइड के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा योग्य बिंदुओं को पहचान लिया है। इन्हें हमेशा याद रखना। जी सर। एलपीजी सुधारों के बाद विकास के साथ साथ समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। चलो अगली स्लाइड में 9वीं, 10वीं और 11वीं योजना को देखते हैं। ठीक है। ये स्लाइड 3 पट्टियों में बटी है। पहली में 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का मेडल है, ये 9वीं योजना है। दूसरी में ग्राफ है जिसका लक्ष्य 8% है और NREGA का जिक्र है, ये 10वीं योजना। और तीसरी में एक स्कूल की इमारत है और इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा है, ये 11वीं योजना है। अच्छा, तो 9वीं योजना आजादी के 50वें साल में आई। हाँ, 10वीं योजना में अब तक का सबसे ज्यादा 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया और 2005 में NREGA मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया। और 11वीं योजना का मुख्य फोकस समावेशी विकास पर था, यानी विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। इसी में 2009 में RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। सर, इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास का ठीक क्या मतलब है? इसका मतलब है अंजलि की आर्थिक विकास ऐसा हो जिससे सिर्फ कुछ लोगों की आय ना बढ़े, बल्कि गरीबी कम हो, रोजगार के अवसर बढ़े और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक भी पहुंचें। समझ गए। सर, NREGA का वर्ष 2005 और RTE एक्ट का वर्ष 2009 ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी कि समावेशी विकास पर फोकस किस योजना में था? एकदम सही अंजलि। ये दोनों अधिनियम और समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट 11वीं योजना से जुड़ा है। ये अक्सर पूछा जाता है। जी। अब हम आते हैं भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना पर। देखो अगली स्लाइड। ओके। यहां पर सोलर पैनल, मोबाइल फोन और एक पढ़ती हुई लड़की के चित्र हैं। ये सस्टेनेबल एनर्जी, डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ को दर्शाते हैं। और सबसे नीचे एक फिल्म क्लैपर बोर्ड है जिस पर लिखा है द एंड, प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व 2014। तो ये 12वीं और आखिरी योजना थी। हाँ, इसका थीम था तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। इसमें सस्टेनेबल एनर्जी, डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन 2014 में नई सरकार ने योजना आयोग को भंग करने का फैसला किया। सर, योजना आयोग को भंग क्यों कर दिया गया? इतने सालों से तो ये ठीक ही काम कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय अंजलि। सरकार का मानना था कि योजना आयोग अब समय के साथ अप्रासंगिक हो गया है। ये टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था, जहां दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए योजना बनती थी। सरकार एक नई संस्था चाहती थी जो ज्यादा सहयोगी हो। तो सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वीं योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया था। सही, बिल्कुल। ये भारतीय आर्थिक योजना के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये तारीख 2014 और ये तथ्य कि 12वीं योजना अंतिम थी, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी सर। तो योजना आयोग की जगह किसने ली? अगली स्लाइड इसी सवाल का जवाब देती है। नीति आयोग ने। हाँ। यहां देखो, 2 त्रिभुज हैं। पहला सीधा त्रिभुज है जिसमें तीर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब टॉप डाउन, ये योजना आयोग है। दूसरा उल्टा त्रिभुज है जिसमें तीर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बॉटम अप, ये नीति आयोग है। तो इनमें सबसे बड़ा अंतर इनकी कार्यशैली का है। बिल्कुल। योजना आयोग टॉप डाउन था, यानी केंद्र से राज्यों की ओर निर्देश जाते थे और उसके पास राज्यों को फंड आवंटित करने की वित्तीय शक्ति थी, फाइनेंशियल पावर। वही नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, जहां राज्यों से विचार लेकर योजना बनाई जाती है। ये एक थिंक टैंक या सलाहकार संस्था है और इसके पास फंड बांटने की शक्ति नहीं है। ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। सर, अगर नीति आयोग के पास फंड देने की शक्ति नहीं है तो राज्य उसकी सलाह क्यों मानेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। नीति आयोग सीधे फंड नहीं देता, लेकिन ये सरकार की नीतियों को दिशा देता है और राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी करता है, जिससे राज्यों में अच्छा काम करने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनती है।
इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण होता है। सर, इन दोनों के बीच का अंतर, टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप, फाइनेंशियल पावर वर्सेस नो फाइनेंशियल पावर, और कमांड एंड कंट्रोल वर्सेस थिंक टैंक, ये तो तुलनात्मक प्रश्न के लिए एक परफेक्ट टॉपिक है। एकदम सही सोचा अंजलि। ये अंतर समझना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। जी सर। चलो, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे जल्दी से रिवाइज करते हैं। अगली स्लाइड एक बेहतरीन समरी है। ओके। यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें मुख्य योजनाओं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और आठवीं, उनके वर्ष, मॉडल और मुख्य बिंदु को एक साथ दिखाया गया है। ये तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पहली योजना हेरल्ड डोमर, कृषि, दूसरी महालनोबिस, उद्योग, तीसरी चक्रवर्ती, विप्लयोद्ध, चौथी गाडगिल, बैंक, पांचवी डीपी धर, गरीबी हटाओ, और आठवीं राव मनमोहन, एलपीजी सुधार। सर, इसमें सारी योजनाएं क्यों नहीं है, सिर्फ कुछ ही क्यों दी गई हैं? क्योंकि अंजलि, ये वे योजनाएं हैं जिनसे परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं या जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ये एक तरह की सबसे महत्वपूर्ण सूची है। वाह सर, ये टेबल तो परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन करने के लिए गोल्ड माइन है। इससे सारे महत्वपूर्ण मॉडल और उनके मुख्य बिंदु एक ही जगह पर याद हो जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि ये स्लाइड बहुत काम किया है। इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। जी सर। और अब अंत में अपनी तैयारी को परखने का समय है। चलो आखिरी स्लाइड पर कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। जी। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, गाडगिल योजना किसे कहते हैं? दूसरा, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? और तीसरा, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? चलो अंजलि, इनके जवाब देने की कोशिश करो। हमने ये सब अभी अभी पढ़ा है। जी सर। पहले का जवाब है सी, चौथी योजना। दूसरे का जवाब है ए, 1966-69, और तीसरे का बी, पांचवी योजना। शाबाश अंजलि, तुम्हारे तीनों जवाब बिल्कुल सही हैं। इससे पता चलता है कि तुमने पूरी क्लास में बहुत ध्यान से सुना है। सर, ये प्रश्न सीधे सीधे उन पॉइंट्स से हैं जिन्हें हमने एग्जाम अलर्ट के तौर पे मार्क किया था। इसका मतलब हमारा तरीका सही है। हाँ अंजलि, यही तरीका है स्मार्ट स्टडी करने का। महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहचानो, उन्हें समझो और फिर प्रश्नों के साथ अभ्यास करो। जी सर। तो अंजलि, आज हमने भारत की 5 वर्षीय योजनाओं के 65 साल से भी लंबे सफर को देखा। हमने देखा कि कैसे भारत ने सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की, उद्योगों और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया, युद्ध और सूखे जैसी मुश्किलों का सामना किया, और फिर एलपीजी सुधारों के साथ दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। जी सर, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। योजना आयोग से नीति आयोग तक का बदलाव अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा सुन के अंजलि। अब मैं तुम्हें एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचना। जी। अब जब योजना आयोग का टॉप डाउन मॉडल खत्म हो गया है और नीति आयोग का बॉटम अप मॉडल काम कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि भारत भविष्य की आर्थिक चुनौतियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है, और क्यों? इस पर विचार जरूर करना। जी सर, जरूर सोचूंगी।